हेलो, नमस्कार जी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मनोविज्ञान का परिचय और उसकी संबंधित परिभाषाओं के बारे में। सबसे पहला ये हमारा टॉपिक है और रीड के संदर्भ में हम देखें तो सबसे पहले हम जिस विषय वस्तु के आधार पर चल रहे हैं तो सबसे पहला चैप्टर हमारा ये है मनोविज्ञान का परिचय। वास्तव में साइकोलॉजी होती क्या है, कहाँ से आई है, ये वर्ड कौन से होते हैं, और इस पूरे चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। एक पॉइंट पढ़ने के बाद उससे संबंधित कितने प्रश्न बनते हैं उन सबको लेकर चलेंगे। आप बोरिंग ना हो इसलिए यह आगे प्रक्रिया जारी रहेगी, जिससे प्रश्नों का संकलन चलता रहेगा, जिससे आपका भी मन लगा रहेगा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई। सबसे पहले ऐसे कौन कौन से मनोवैज्ञानिक आए, जो फिलोसोफर आए, जिन्होंने इसके बारे में बताया, कहाँ से उत्पन्न हुई है, कहाँ से ये स्टार्ट हुई साइकोलॉजी, उसके बारे में पढ़ते हैं। ओके, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति के बारे में। तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति के बारे में सबसे पहले कुछ मनोवैज्ञानिकों ने विचार दिए और सबसे पहले आए हमारे सुकरात साहब। सुकरात जी जो थे, सबसे पहले ये 5वीं सदी की बात थी, 5वीं ईसा पूर्व। उन्होंने कहा था, अरे मनुष्य सबसे पहले अपने दिल में झांक कर देख। ठीक है, सबसे पहले अपने दिल में झांक के देख, तेरे अंदर क्या कौशल है। तो उसने कहा, सुकरात साहब ने कहा था कि व्यक्ति को, मनुष्य को अपने आप के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, ये सुकरात साहब ने कहा था कि मनुष्य को अपने आप के बारे में, तो सुकरात जी ने कहा था कि भाई मनुष्य को अपने आप के बारे में सोचना चाहिए। अब सुकरात जी भाई बूढ़े हो गए, तो इसमें इसके बाद इनका जो शिष्य आया था उनका नाम था प्लेटो जी। अब प्लेटो नाम का शिष्य, सुकरात का जो शिष्य था प्लेटो ने कहा, भाई जो लोगों के अंदर आत्मा बसती है वही परमात्मा है, उसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो परमात्मा का रोल निभा दे। ठीक है, प्लेटो ने कहा था कि आत्मा ही परमात्मा है। ठीक है, प्लेटो के अनुसार प्लेटो ने क्या कहा था कि आत्मा ही परमात्मा है। उसके बाद प्लेटो का शिष्य आए थे अरस्तु साहब। अरस्तु जी ने कहा था कि भाई अब मेरे गुरु ने आत्मा के बारे में कहा था परमात्मा है, लेकिन है क्या चीज़ है। तो इन्होंने सोचा क्यों ना मुझे आत्मा के बारे में रिसर्च की जाए, खोज की जाए, अध्ययन किया जाए। तो आत्मा का अध्ययन किसने किया था? अरस्तु जी ने। आत्मा का अध्ययन अरस्तु। ठीक है, सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन बनता है कि आत्मा का सबसे पहले अध्ययन किसने किया था? अरस्तु ने किया था। और ये किससे संबंधित था? दर्शन शास्त्र से संबंधित। अब इसी आधार पर इनको प्राचीन मनोविज्ञान का जनक कह दिया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन बने, पहला क्वेश्चन ये है कि आत्मा का अध्ययन सबसे पहले किसने किया था? अरस्तु ने। दूसरा क्वेश्चन ये है कि किस विषय से संबंधित किया था? दर्शन शास्त्र विषय से संबंधित। तीसरा, प्राचीन मनोविज्ञान के जनक किसको कहते हैं? अरस्तु जी को। किसको कहते हैं? अरस्तु। लेकिन एक बंदा था, उसने कहा कि अरस्तु नहीं है प्राचीन मनोविज्ञान के जनक। कॉलसैनिक नाम का एक बंदा था, कॉलसैनिक ने कहा तो भाई आत्मा का तो पहले सबसे पहले प्लेटो ने ही बता दिया है, आत्मा के बारे में प्लेटो ने ही बता दिया है, तो इसको हम क्यों कहें जनक? जनक को उसको कहना चाहिए जिसने पहले से उस चीज़ के बारे में बता दिया है। तो उसने कहा कॉलसैनिक के अनुसार प्राचीन मनोविज्ञान का जो जनक था वो कौन था? प्लेटो साहब। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है कि प्राचीन मनोविज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। अगर कॉलसैनिक के अनुसार प्राचीन मनोविज्ञान के जनक कौन है? वो है हमारे प्लेटो साहब। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले हम बात करते हैं कि मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ। सबसे पहले तो इसने एक बंदा था, ये 1590 के ईस्वी की बात थी, और उस बंदे का नाम था रूडोल्फ गोइकले। रूडोल्फ गोइकले। इसने क्या कहा था? साइकोलॉजिया नामक बुक लिखी थी। ठीक है, और इस साइकोलॉजिया नामक बुक में इसने एक वर्ड यूज किया था, साइकोलॉजी। उसमें क्या वर्ड यूज़ किया था? साइकोलॉजी। अब सबसे पहले साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? रूडोल्फ गोइकले ने। किसमें किया था? अपनी बुक में किया था। और उसने, रूडोल्फ गोइकले ने कौन सी बुक लिखी थी? साइकोलॉजिया। कौन सी बुक लिखी थी? साइकोलॉजिया। तो सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन बना कि साइकोलॉजी शब्द किसने सबसे पहले प्रयोग किया था? रूडोल्फ गोइकले। दूसरा क्वेश्चन बनता है, ये साइकोलॉजी शब्द का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है? रूडोल्फ गोइकले की साइकोलॉजिया पुस्तक में। साइकोलॉजी शब्द होता है हमारा 2 प्रकार से मिलकर बना होता है। ठीक है, साइको और लॉगस। साइको का मतलब क्या होता है? आत्मा। लॉगस का अर्थ होता है अध्ययन करना।
साइकोलॉजी शब्द जो है हमारा, अब ये समझ में नहीं आया सर, हमने साइकोलॉजी के बारे में पढ़ लिया कि रुडोल्फ गोइकले साहब ने साइकोलॉजी शब्द यूज़ किया है, लेकिन ये वर्ड कौन सी लैंग्वेज का है, कौन सी भाषा का शब्द है साइकोलॉजी? तो कई किताबों में हम देखते हैं लैटिन भाषा का शब्द है, तो कई अलग अलग भाषाएं होती हैं, लेकिन जो साइकोलॉजी शब्द होता है वास्तव में ग्रीक और यूनानी भाषा का शब्द होता है। साइकोलॉजी किस भाषा का शब्द लाग गया भाई? ग्रीक भाषा का। अगर भूल भी जाओ तो यो याद रखना, ए भाई साइकोलॉजी का कलर कैसा लागा? ग्रीन लाग गया। साइकोलॉजी का जो कलर होता है वो कैसा होता है? ग्रीन होता है। तो ग्रीक यूनानी भाषा। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि साइकोलॉजी किस भाषा का शब्द होता है? ग्रीक और यूनानी भाषा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आत्मा का अध्ययन। आत्मा का अध्ययन सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? अरस्तु ने। कब की बात थी? 16वीं शताब्दी। और इसका साथ देने वाले कौन कौन बंदे थे? ऐसे कौन दोस्त थे जिन्होंने कहा था कि अरस्तु भाई जो तूने कहा है ना आत्मा का अध्ययन किया है वो सही है, हम तेरे साथ हैं। तो इसके साथ 4 बंदे आए थे। पहले का नाम इसका गुरु जो था प्लेटो, दूसरा हिप्पोक्रेटस, तीसरा रुडोल्फ गोइकले और चौथा था डेकार्ते। ठीक है, डेकार्ते। पहला प्लेटो, दूसरा हिप्पोक्रेटस, तीसरा रुडोल्फ गोइकले और चौथा था डेकार्ते। अब जो बंदा डेकार्ते था ना, डेकार्ते एक ऐसा आदमी था जिसको भौतिक विज्ञान के बारे में पूर्ण नॉलेज थी और दर्शन शास्त्र के बारे में ये पूर्ण पारंगत था। अब बात करते हैं आगे। अब 3 लोगों ने आत्मा के बारे में बताया। सबसे पहले सुकरात ने कहा था अपने आप को पहचानो। प्लेटो ने कहा था आत्मा ही परमात्मा है। उसके बाद तीसरा नंबर आया अरस्तु ने कहा। अरस्तु ने क्या किया? आत्मा का अध्ययन कर दिया था। लेकिन सबसे पहले ये प्रश्न दिमाग में उठ रहे कि बेटा ये बताओ आत्मा होती क्या है? आत्मा कैसी है? आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा कहाँ है? आत्मा कोई भूत पिशाच तो नहीं? तो ऐसे क्वेश्चन उठते हैं। तो लेकिन इनका कोई ऐसा आंसर नहीं मिला। ठीक है, ऐसा उत्तर नहीं मिला। तो इन सभी जो उन्होंने बातें कही थी वो क्या कहा था? भाई ये सब बेफिजूल की बातें, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इनके अभिप्राय को क्या कर दिया? अमान्य कर दिया। तो इसके बाद क्या आया? एक मन मस्तिष्क का विज्ञान। सबसे पहले प्रयोग आया मन मस्तिष्क का विज्ञान। तो सबसे पहले इसके बारे में किसने बताया? पोम्पोलॉजी ने। मन मस्तिष्क विज्ञान का विज्ञान, इसका प्रतिपादन किसने किया था? पोम्पोलॉजी। इसके जो समर्थक थे, दोस्त थे, वो कौन थे? 4 लोग थे। पहला हॉब्स, दूसरा लॉक, तीसरा कांट और चौथा स्पिनोजा। हॉब्स, लॉक, कांट और स्पिनोजा। ठीक है, हॉब्स, लॉक, कांट, स्पिनोजा। अब भाई अब मन मस्तिष्क का विज्ञान दे दिया पोम्पोलॉजी ने, 4 बंदे भी आ गए। अब इसमें आगे जब हम बात करें, इसने कहा कि यो बताते हैं मन और मस्तिष्क में के अंतर लाग रहा होता है। मन क्या होता है? दिल होता है। और मस्तिष्क क्या होता है? दिमाग। अब दूसरा चीज़ हमारे दिमाग में पटक होती है, साहब मन तो एक होता है 2 होते हैं। हमने कहा भाई मन तो वैसे एक होता है, सारी इच्छाएं तो यहीं से आती हैं कि मन से। अलग अलग मांग होने तो इच्छाएं तो बहुत बढ़ जाएंगी, कहाँ तक पूर्ति करेंगे? ठीक है, तो मन हमारा होता है 2 प्रकार का, आंतरिक मन और बाह्य मन। अब पूछा साहब किसकी ज़्यादा चलती है? आंतरिक मन की ज़्यादा चलती है कि बाह्य मन की? हमने कहा बेटा बाहर वाले मन की ज़्यादा चलती है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा क्या होता है? प्रभावशाली होता है। ठीक है, उसके बाद आया मन मस्तिष्क का विज्ञान। अभी पढ़ा है, किसने दिया था? पोम्पोलॉजी ने। 4 बंदे आए थे, हॉब्स, लॉक, कांट और स्पिनोजा। मन कितने प्रकार की होती हैं? 2, आंतरिक मन, बाह्य मन। प्रभावशाली मन सबसे ज़्यादा बाह्य मन। इसके बाद आया चेतना का विकास। चेतना का विकास में क्या था? इसके प्रस्तुत करने वाले थे 2 बंदे थे, विलियम जेम्स और विलियम वुंट। विलियम जेम्स और विलियम वुंट। तो विलियम जेम्स इन्होंने क्या कहा था? दोनों ने भाई चेतना ही जीवन है और जीवन ही चेतना है, इनको होश ही नहीं है। इन्होंने तो ऐसे कह दिया चेतना ही भाई जीवन है, जीवन ही चेतना है। ठीक है, अब इन्होंने सबसे पहले हम बात करें विलियम वुंट की। विलियम वुंट ने क्या करा था कि सबसे पहले इसने साइकोलॉजी का या लैब खड़ी कर दी। ठीक है, लैब तो तुमने सुना होगा भाई, फिजिक्स की लैब होती है, केमिस्ट्री साइंस की लैब होती हैं,
लेकिन साइकोलॉजी की सबसे पहले लैब किसने खड़ी कर दी? विलियम वुंट ने। तो मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला इसने खड़ी करी और कहाँ पर खोली? जर्मनी के लिपजिंग नामक स्थान पर। कौन से स्थान पर? जर्मनी के लिपजिंग नामक स्थान पर। और एक यूनिवर्सिटी थी जहाँ पर ये लैब इसने प्रयोगशाला खोली थी, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में इन्होंने एक लैब खोली थी। ठीक है, मनोविज्ञान की सबसे पहले प्रयोगशाला किसने खोली थी? विलियम वुंट ने। कब खोली थी? 1879 में। किस स्थान पर खोली थी? जर्मनी के लिपजिंग में। किस विश्वविद्यालय में खोली थी? कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन यही बन सकता है कि मनोविज्ञान की सबसे पहले प्रयोगशाला खोलने वाले बंदे का नाम क्या था? विलियम वुंट। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? प्रयोगात्मक मतलब सबसे पहले प्रयोगशाला किसने खोली थी और प्रयोग सबसे पहले मनोविज्ञान पर किसने किया था? विलियम वुंट ने किया था। तो ये पूछा जा सकता है कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? विलियम वुंट। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? विलियम वुंट। उसके बाद आता है विलियम जेम्स। विलियम जेम्स पहला विलियम वुंट हो गया। अब बात करते हैं विलियम जेम्स के बारे में। विलियम जेम्स ने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, ये काफ़ी विद्वान थे, अमेरिका के रहने वाला बंदा था विलियम जेम्स। काफ़ी अच्छा विद्वान था, काफ़ी नॉलेज थी, तो इसलिए इसको आधुनिक मनोविज्ञान का क्या कह दिया? जनक कह दिया। और इस अमेरिका में जाना पहचाना चेहरा था, इसलिए अमेरिका मनोविज्ञान का जनक भी इसको कह दिया और आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसको कह दिया? विलियम जेम्स। दो क्वेश्चन पुटअप होते हैं। पहला क्वेश्चन, प्राचीन मनोविज्ञान का जनक किसको कहा था हमने? अरस्तू को। और आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसको कहा रहे हैं हम? विलियम जेम्स को। ठीक है, उसके बाद चेतना का जो विज्ञान था उसकी समाप्ति के कारण क्या थे? क्योंकि ये ज़्यादा टाइम तक टिका नहीं। चेतना का विज्ञान किसने दिया था? विलियम जेम्स और विलियम वुंट ने। लेकिन ज़्यादा टाइम तक ये रुक चला ही नहीं। ठीक है, क्या कमी थी? एक बंदा आया था काफ़ी अच्छा तेज तुर्राक, विलियम मैकडुअल। कौन आया था? विलियम मैकडुअल। ठीक है, इसने एक बुक लिखी थी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। इसने कहा था कि भाई साइकोलॉजी को मैं अपना दुर्भाग्य मानता हूँ, इस साइकोलॉजी का दुर्भाग्य मानता हूँ कि लोग इसे ना चेतना के रूप में परिभाषित करते हैं। चेतना का मतलब हो गया कि लोग इसे समझते हैं भाई अगर हमने साइकोलॉजी समझ में आ गई तो हमारे अंदर एनर्जी आ जाएगी, हम कुछ भी कर सकते हैं, वी कैन डू एनीथिंग। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं था। तो विलियम मैकडुअल नामक बंदा था जिसने आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी नामक बुक लिखी थी। इसने कहा था कि मैं साइकोलॉजी को अपना दुर्भाग्य मानता हूँ, अब ये सबसे बड़ी कमी मानता हूँ कि लोग इसे किसके रूप में परिभाषित करते हैं, किसके रूप में मानते हैं? चेतना के रूप में। उसके बाद 1950 की बात थी। ठीक है, एक बंदा आया था सिगमंड फ्रायड ने एक विश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था, विश्लेषणावाद का। ठीक है, वे विश्लेषणावाद का सिद्धांत दिया था। तो इसने क्या कहा था? इसने एक प्रयोग लिया। प्रयोग कैसे किया? तुमने देखा होगा, बर्फ़ और पानी लो और उस बर्फ़ के टुकड़े को जब हम पानी के गिलास में डालेंगे तो तुम देखोगे बर्फ़ का थोड़ा सा टुकड़ा नीचे पानी के अंदर डूब जाएगा, ऊपर कुछ तैरेगा और बीच जो ऊपर जहाँ पर वो तैरा हुआ है, जो लाइन है जहाँ पानी की, वो बीच का रह जाता है। तो जो नीचे डूबा हुआ भाग है, सिगमंड फ्रायड ने कहा था ये भाई अचेतन होता है। कैसा होता है? अचेतन। जो डूबा हुआ भाग है बर्फ़ का टुकड़े का, वो क्या होता है? अचेतन होता है। इसका मतलब ये होता है, अचेतन का अर्थ ये होता है कि बंदे को कुछ भी याद नहीं है क्या हुआ है उसके साथ। अचेतन मतलब, अब कहते हैं ना, अगर कोई कुछ क्वेश्चन पूछे कोई बालक से और उसको कुछ भी याद नहीं है तो वो कहेंगे बेटा तू अचेतन अवस्था में गया। बात समझ में आ गई? तो सिगमंड फ्रायड ने एक प्रयोग किया था जिसमें बर्फ़ के टुकड़े को पानी में डाला, जो डूबा हुआ जो टुकड़ा था उसको अचेतन नाम दे दिया, और जो ऊपर जो बीच वाला भाग था, किनारा, दोनों के बीच का भाग जहाँ से वो आधा टुकड़ा बाहर था और आधा टुकड़ा नीचे, उसको बीच वाले भाग को नाम दे दिया अर्धचेतन। अर्धचेतन का अर्थ होता है बालक को याद तो है लेकिन भूल रहा है, जवान पर याद तो है, कहते ना जवान पर याद है लेकिन याद ना आ रही, तो उसको बोलते हैं अर्धचेतन। और जो ऊपर जो डूबा हुआ भाग नहीं था, ठीक है, उसको वो नाम दे दिया चेतन अवस्था। और चेतन अवस्था क्या होती है? जब अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ाता है तो किस अवस्था में पढ़ाता है? वो चेतन अवस्था में।
ठीक है। तो सिगमंड फ्राइड की बात समझ में आ गई। तो सिगमंड फ्राइड ने 3 अवस्थाएं बताई बर्फ़ के आधार पर, ठीक है, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन, ठीक है। अब इसने कहा था सिगमंड फ्राइड ने कि जो मानव के अंदर होती है ना अर्धचेतन और अचेतन, वो होती है 90%, और चेतन जो होती है वो होता है कुल 10%। अर्धचेतन और अचेतन कितना होता है 90%, और चेतन कितना होता है 10%, ठीक है। अब मैं बात करूं कि कोई पूछे भाई मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या होती है, तो मनोविज्ञान की विषय वस्तु में 2 ही चीज़ आती हैं, अचेतन और अर्धचेतन, ठीक है। अब बात करते हैं व्यवहार का अध्ययन। अगली बार बात करते हैं व्यवहार का अध्ययन किसने दिया था, व्यवहार का विज्ञान। ये प्रस्तुत करता थे जेवी बार्सन, अमेरिका का बंदा था जेवी बार्सन, ठीक है। अब इसने क्या कहा था कि जब बंदा एक वातावरण से दूसरे वातावरण में जाता है तो जो दूसरे वातावरण का व्यवहार है ना उसके साथ जुड़ जाता है। अगर कोई बालक है, उसको कोई दूसरे रिश्तेदार के यहाँ भेज दो तो वहाँ से कुछ नया सीखेगा, तो जो सीख कर आएगा और जो पहले से इस घर में सीखा हुआ उसके साथ जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा वो व्यवहार, उसकी रुचियाँ, उसकी चीज़ें, ठीक है। तो इसमें व्यवहार का सिद्धांत जो दिया था, व्यवहार का विज्ञान, जो व्यवहार का अध्ययन दिया था वो किसने दिया था, जेवी बार्सन ने कहा था कि व्यवहार जो हमेशा है ना बढ़ता ही है, घटता नहीं है। जब आदमी एक वातावरण से दूसरे वातावरण में जाता है तो व्यवहार क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो इसके समर्थन के लिए बहुत सारे लोग आ गए, वो कहने लगे हम तेरे संग हैं, तूने जो बात कही है बिल्कुल सही है, सटीक बैठ रही है। तो जो समर्थक वाले बंदे थे वो थे पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, हल, कार्लसैनिक, वुडवर्थ और विलियम मैकडॉवेल, ठीक है। यहाँ से पहला क्वेश्चन बना था कि व्यवहारवाद मनोविज्ञान का जो सिद्धांत किसने दिया था, जेवी बार्सन। दूसरा क्वेश्चन बनता है 20वीं सदी का सबसे चमकता हुआ सितारा मनोवैज्ञानिक कौन है, जेवी बार्सन। 20वीं सदी का चमकता हुआ सितारा जो चमकता है मनोवैज्ञानिक कौन है, वो जेवी बार्सन। काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेवी बार्सन ने ये बात कही थी कि भाई मुझे कोई भी बालक दे दो, कोई भी बच्चा दे दो मुझको, ये मेरे ऊपर डिपेंड करेगा, मैं भले ही उसको टीचर बनाऊं, डॉक्टर बनाऊं, इंजीनियर बनाऊं, लॉ एडवोकेट बनाऊं, जज बनाऊं, कुछ भी बनाऊं, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो जेवी बार्सन ने कहा था कि तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे कुछ भी यानी डॉक्टर, शिक्षक, चोर बनाऊं, गुंडा बनाऊं, कुछ भी बना सकता हूं। ये किसने कहा था, जेवी बार्सन ने। उसके बाद बात करते हैं कि मनोविज्ञान की एक अर्थ यात्रा परिभाषा आई थी। क्या आई थी, अर्थ यात्रा परिभाषा। ये मनोविज्ञान की अर्थ यात्रा परिभाषा किसने दी थी, वुडवर्थ ने। किसने दी थी, वुडवर्थ ने कहा था कि मनोविज्ञान में सबसे पहले हमने आत्मा, उसके बाद मन का, उसके बाद चेतना का त्याग किया। भाई सबसे पहले आत्मा का जो नियम दिए थे उसको कैंसिल मार दिया, उसके सिद्धांतों को योग्य नहीं समझा। उसके बाद मन का सिद्धांत आया, उसको योग्य नहीं समझा। फिर चेतना का सिद्धांत आया, उनको भी त्याग दिया। तो अब बाद में व्यवहारवाद सिद्धांत को इसमें स्वरूप को अपनाया गया। तो आधुनिक जो हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो वो किन सिद्धांतों पर काम करती है, व्यवहारवाद सिद्धांतों पर, ठीक है। अब मनोविज्ञान की अवधारणाओं के आधार पर कुछ परिभाषाएं और विचार दिए गए, उनको हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। वाटसन, पहले नंबर पे बात करते हैं वाटसन। जेवी वाटसन ने क्या कहा था, मनोविज्ञान व्यवहार का सकारात्मक अध्ययन होता है, ठीक है। मनोविज्ञान क्या होता है, जो व्यवहार का हम कर रहे हैं, जो व्यवहार कर रहे हैं उसका सकारात्मक क्या होता है, वो अध्ययन होता है। तो वाटसन ने कहा था मनोविज्ञान व्यवहार का सकारात्मक अध्ययन होता है। व्यवहार का कैसा अध्ययन होता है, सकारात्मक। पहला बंदा समझ में आ गया, वाटसन। दूसरा बंदा आया था वुडवर्थ ने कहा था मनोविज्ञान सामाजिक वातावरण में, मनोविज्ञान क्या है, जो समाज के वातावरण में होने वाले मानव व्यवहार का अध्ययन है। मनोविज्ञान क्या है, सामाजिक वातावरण में होने वाले मानव व्यवहार का क्या होता है, अध्ययन होता है। ये बात किसने कही थी, वुडवर्थ ने। और वुडवर्थ ने अभी थोड़ी देर पहले एक अर्थ यात्रा परिभाषा दी थी, ठीक है। कौन सी परिभाषा दी थी अभी, अर्थ यात्रा परिभाषा। और वुडवर्थ अब क्या कह रहा है कि मनोविज्ञान क्या होती है, सामाजिक वातावरण में होने वाले मानव व्यवहार का अध्ययन है। अब तीसरा बंदा आया था, उस बंदा का नाम था बोरिंग, ठीक है, नाम भी ऐसा है बोरिंग।
बोरिंग ने क्या कहा था, जो मनोविज्ञान है मानव प्रकृति का विज्ञान है। ठीक है, मानव की प्रकृति कैसी है, विज्ञान, मानव प्रकृति का विज्ञान है। भाई पहले से बोर है ये, ठीक है, पहले से बोर है, तो उसने कहा कि मानव क्या हो जाता है, बोर हो जाता है मनोविज्ञान पढ़कर। तो बोरिंग ने क्या कहा, मनोविज्ञान मानव प्रकृति का विज्ञान होता है। इसके बाद मैकडॉवेल साहब आए, विलियम मैकडॉवेल। इसने क्या कहा था कि मनोविज्ञान व्यवहार और आचरण का यथार्थ विज्ञान होता है। इसने कहा था मैकडॉवेल ने, भाई मनोविज्ञान जैसा आदमी व्यवहार करेगा, जैसा आचरण होगा, वही क्या है, विज्ञान है। ठीक है, मैकडॉवेल ने कहा था कि मनोविज्ञान व्यवहार और आचरण का यथार्थ विज्ञान होता है। अब मैकडॉवेल गया, बोरिंग गया, वुडवर्थ गया। अब बात करते हैं लास्ट में मर्फी। इसको बर्फी मत समझ लेना, ये है मर्फी वैज्ञानिक, नाम भी अपना ऐसा ही रखवाया इसने, मर्फी। मर्फी ने क्या कहा था, मनोविज्ञान जीवित प्राणियों का वातावरण के साथ होने वाला व्यवहार का अध्ययन है। इसने क्या कहा था कि जो मनोविज्ञान होती है उसमें जो जीवित प्राणी होते हैं, बर्फी को कौन खाएंगे, जीवित प्राणी। हाँ, मनोविज्ञान जीवित प्राणियों का वातावरण के साथ होने वाला व्यवहार का क्या होता है, अध्ययन होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ तक बात चल रही थी, अब बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में। शिक्षा मनोविज्ञान में हम शिक्षा के बारे में पढ़े। शिक्षा का मतलब यही बना किससे है, शिक्षा बना है शिक्ष धातु और अप्रत्यय। ठीक है, शिक्ष धातु और अप्रत्यय, इसमें क्या होता है, सीखने सिखाने की क्रिया होती है। शिक्षा में टीचर सिखाता है, बालक सीखते हैं, तो सीखने और सिखाने की क्रिया किसमें होती है, शिक्षा में होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं शिक्षा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एजुकेशन कहते नहीं कहते। अब एजुकेशन किस भाषा का शब्द है, जैसे हमने साइकोलॉजी पढ़ा था, साइकोलॉजी ग्रीक और यूनानी भाषा का शब्द होता है। तो जो हमारा एजुकेशन है वो शब्द होता है लैटिन भाषा का। किस भाषा का शब्द होता है, लैटिन भाषा का। एजुकेशन को दो भागों में बांटा जाता है, एडुकेटम, एडुकेटम। कुछ विद्वान मानते हैं कि जो एजुकेशन वो शब्द किससे मिलकर बना है, एडुकेटम से। और एडुकेटम का अर्थ क्या होता है, अंदर से बाहर की ओर निकलना, अंदर से बाहर की ओर विकसित करना, एडुकेटम। दूसरा शब्द आया था एडुकेयर, एडुकेयर और एडुशियर। हमने अभी पहले पढ़ा था एडुकेटम। भाई जब एजुकेशन लैटिन भाषा का शब्द है तो एडुकेटम भी लैटिन भाषा का शब्द होगा। एडुकेयर दूसरा शब्द आया था एडुकेयर, ये भी लैटिन भाषा का शब्द होता है। इस एडुकेयर एडुशियर का अर्थ क्या होता है, आगे बढ़ना, विकसित करना और अंदर से बाहर की ओर निकलना। अब शिक्षा से संबंधित कुछ परिभाषाएं आई, कुछ इन्होंने मनोवैज्ञानिकों ने अपने विचार प्रस्तुत किए, जिसके आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। पहले आए थे अरस्तु जी ने कहा था, पहले अरस्तु ने क्या किया था, आत्मा का अध्ययन किया था। अब अरस्तु शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार परिभाषा दे रहा है। अरस्तु ने कहा था कि भाई आदमी का अगर शरीर बढ़िया है तो उसका दिमाग बढ़िया काम करेगा। आदमी का शरीर चोखो लाग रही हो तो दिमाग भी अच्छो लागेगा, चोखो काम करेगा। ठीक है, तो अरस्तु ने कहा था कि स्वस्थ मनुष्य में, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। ठीक है, हेल्थी बॉडी देन कीप द हेल्थी माइंड। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, ये किसने कहा था, अरस्तु ने। दूसरी बात करते हैं प्लेटो ने कहा था कि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिसके कारण व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक परिवर्तन हो जाता है। प्लेटो ने कहा था कि शिक्षा क्या है, शिक्षा से इतना फर्क हो जाता है कि आदमी के अंदर शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक परिवर्तन हो जाते हैं। उसके बाद आए थे गांधी जी ने कहा था कि भाई शिक्षा से केवल मेरा इतना अभिप्राय है कि जो मनुष्य की शरीर की जो आत्मा है ना, आत्मा मन और मस्तिष्क का सर्वांगीण और सर्वोत्तम विकास से है। ठीक है, गांधी ने कहा था कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय मनुष्य के शरीर की आत्मा और मस्तिष्क का सर्वांगीण और सर्वोत्तम विकास है।
ये किसने कहा था? गांधी ने। गांधी ने कहा था कि भाई मुझे कुछ नहीं करना है, शिक्षा से आदमी की आत्मा विकसित हो जाएगी और उसके दिमाग कैसा हो जाएगा, उसका सर्वांगीण विकास हो जाएगा। ये किसने कहा था? गांधी ने। उसके बाद आया था पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी ने कहा था कि जो शिक्षा है ना, बालक के अंदर की जो अभियोग्यताएं, अंदर जो छुपी हुई अंदर की कलाकारी है बालक के अंदर, और उसका जो स्वभाव है, ठीक है, और उसका जो प्रगतिशील क्या करती है, समरस क्या कर देती है, उसका विकास कर देती है। पेस्टोलॉजी ने कहा था कि बालक के अंदर की जो कलाकारी को अगर कलाकारी को निकालने में जो हेल्प करती है वो कौन करती है? शिक्षा। तो पेस्टोलॉजी ने कहा था शिक्षा बालक की आंतरिक अभियोग्यताओं और समरस तथा गतिशील विकास करती है। क्या कर देती है? उसका गतिशील विकास कर देती है। ये किसने कहा था? पेस्टोलॉजी ने कहा था। अगला मनोवैज्ञानिक आया फ्रॉबेल। फ्रॉबेल ने क्या कहा था कि जो बालक के अंदर जो अंदर की शक्ति छुपी हुई है ना, अगर उसको रूप देना है, अगर उन शक्तियों को बाहर लाना है, तो इसका एक ही उपाय है, वो है शिक्षा। शिक्षा क्या करती है? बालक के अंदर छुपी हुई शक्तियों को बाह्य शक्तियों में बदल देती है, बाह्य शक्तियों का क्या कर देती है? रूप दे देती है। ये किसने कहा था? फ्रॉबेल। फ्रॉबेल ने कहा था शिक्षा बालक के अंदर छुपी हुई आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्तियों का रूप दे देती है। जॉन लॉक ने कहा था कि भाई जैसे हमें कोई फसल उगानी है तो फसल के लिए कृषि ज़रूरी है, कृषि एग्रीकल्चर ज़रूरी है, उसी प्रकार बालक के लिए शिक्षा ज़रूरी होती है। जॉन लॉक ने कहा था कि जिस प्रकार से फसल के लिए कृषि होती है, उसी प्रकार बालक के लिए क्या ज़रूरी होती है? शिक्षा ज़रूरी होती है। ये किसने कहा था? जॉन लॉक ने। उसके बाद आए थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि शिक्षा बालक की पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करती है। पूर्ण शिक्षा बालक के अंदर, उसके अंदर जो पहले से ही नॉलेज है ना, उसको अभिव्यक्त मतलब प्रदर्शन करने का अवसर प्रदान करती है। ये किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने, कि शिक्षा बालक की पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करती है। इसके बाद बात करें शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है? शिक्षा का मतलब होता है व्यवहार में परिमार्जन लाना, व्यवहार में परिवर्तन लाना, और मनोविज्ञान का अर्थ होता है व्यवहार का अध्ययन करना। ठीक है। उसके बाद इसके संबंधित 3 बंदे आए थे, इसमें परिभाषाएं दी गई थी 3 लोगों द्वारा, वो अलग अलग हैं। पहली परिभाषा कॉल सैनिक ने दी थी। कॉल सैनिक ने कहा था कि भाई शिक्षा जो मनोविज्ञान होता है ना, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञानों के प्रयोगों और सिद्धांतों के शिक्षा में अनुप्रयोग से है, शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग है। कॉल सैनिक ने क्या कहा था कि भाई जो शिक्षा मनोविज्ञान के प्रयोगों एवं सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में क्या है? उनका अनुप्रयोग है। ठीक है। हाँ, उसके बाद आया था स्टीफन ने कहा था कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है ना, बालक के क्रमबद्ध शैक्षिक विकास का अध्ययन है। क्रमागत रूप से शिक्षा का जो विकास करती है वो कौन करती है? शिक्षा मनोविज्ञान। किसने कहा था? स्टीफन ने कहा था जो शिक्षा है ना, शिक्षा मनोविज्ञान बालक के क्रमबद्ध शैक्षिक विकास का अध्ययन है। उसके बाद आया था स्किनर ने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा होती है जो शिक्षण और अधिगम में संबंध बनाती है, जो शिक्षण और अधिगम से संबंधित होती है। उसके बाद आया था क्रो एंड को ने कहा था शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से तो शुरू होता है और प्रौढ़ अवस्था तक जो उसने अनुभव इकट्ठे किए हैं उनका वर्णन और व्याख्या है। तो शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर शुरू होता है और वृद्धावस्था तक समाप्त होता है शिक्षा मनोविज्ञान, और उस टाइम उसने जितने अनुभव लिए हैं उनकी क्या है? ये व्याख्या है। ठीक है। ये किसने कहा था? क्रो एंड को ने। अब बात करते हैं मेन यहाँ पर आप मुख्य क्वेश्चनों के बारे में पढ़ेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति किसने कैसे हुई है। तो शिक्षा पहला क्वेश्चन बनता है कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? शिक्षा मनोविज्ञान के जनक
थॉर्नेडाइक। कौन थे? थॉर्नेडाइक। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नेडाइक। कहाँ का आदमी था ये? अमेरिका का। तो ये थॉर्नेडाइक रूसो नामक विचारक थे, इनसे प्रभावित हुए थे। थॉर्नेडाइक किससे प्रभावित हुए थे? रूसो नामक विचारक से। तो रूसो क्या था? रूसो साहब ने एक पुस्तक लिखी थी, इमाइल, EMILE। तो रूसो ने एक इमाइल नामक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक में क्या लिखा था रूसो ने? कि बालक एक पुस्तक के समान होता है और शिक्षक को यह चाहिए कि शिक्षक को चाहिए कि बालक को शुरू से अंत तक पढ़ना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन थे? थॉर्नेडाइक। थॉर्नेडाइक किससे प्रभावित हुआ था? रूसो से। रूसो ने क्या एक इमाइल पुस्तक लिखी। उस इमाइल पुस्तक में उसने क्या लिखा था? कि बालक एक पुस्तक के समान होता है और शिक्षक को उसे आराम से अंत तक पढ़ना चाहिए। शिक्षा में अब शिक्षा तो थी, लेकिन मनोविज्ञान को किसने उसको जोड़ा था? तो शिक्षा में मनोविज्ञान दृष्टिकोण लाने का श्रेय किसको जाता है? रूसो को जाता है। शिक्षा में मनोविज्ञान को जोड़ने का श्रेय किसको जाता है? रूसो को जाता है। और थॉर्नेडाइक के प्रयासों से अमेरिका में शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत हुई थी। किसने प्रयास करे थे? थॉर्नेडाइक ने। और जिसके कारण शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत हुई थी। और शिक्षा में मनोविज्ञान को किसने जोड़ा था? रूसो साहब ने। ठीक है। तो अमेरिका शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी के प्रयोगों से, अमेरिका शिक्षा शास्त्री था जॉन डीवी, इसके प्रयोगों से शिक्षण प्रशिक्षण शुरू हुए थे। ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है, तो अमेरिका में सबसे पहले शिक्षण प्रशिक्षणों की शुरुआत किसकी सहायता से हुई? तो किसकी सहायता से हुई? जॉन डीवी की सहायता से। ठीक है। आगे बात करते हैं कि भारत में शिक्षण प्रशिक्षण कार्य कब शुरू हुआ? अमेरिका में शुरू कर दिया। अमेरिका में किसने शुरू कर दिया? थॉर्नेडाइक ने। किससे प्रभावित हो गया ये बंदा? थॉर्नेडाइक। रूसो से प्रभावित हुआ। और रूसो से प्रभावित क्यों हुआ? क्योंकि इसने एक पुस्तक लिखी, इमाइल। इमाइल नामक पुस्तक में क्यों लिखी? यानी क्या लिखा था इसने? क्या बोला था इमाइल नामक पुस्तक में? भाई बालक क्या है? वो किताब के समान है। शिक्षक को चाहिए कि वो उसको शुरू से अंत तक पढ़े, उस बालक को। ठीक है। अमेरिका में सबसे पहले शिक्षण प्रशिक्षण किसने शुरू कर दिए थे? जॉन डीवी ने। किसने शुरू किए थे? जॉन डीवी। ठीक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र के बारे में पढ़ें। उसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में क्या पढ़ते हैं कि हम कोई भी चीज़ है, टीचर है, उसको टीचर किसी विषय वस्तु को पढ़ा रहा है उसको पढ़ा रहा है मनोवैज्ञानिक तरीके से। तो मनोवैज्ञानिक तरीके में जो जो विषय, जो चीज़ें आएंगी, जो क्षेत्र आएंगे, वो कौन कौन से हो सकते हैं? बाल विकास, अधिगम, अभिप्रेरणा, व्यक्तित्व, बुद्धि, व्यक्तित्व विशेषताएं, मानसिक स्वास्थ्य, मूल्यांकन। तो इस प्रकार की चीज़ें। तो शिक्षा मनोविज्ञान की क्या है? उपादेयता से अभिप्राय होता है। शिक्षा मनोविज्ञान की उपादेयता से अभिप्राय होता है। उपादेयता का मतलब ये होता है कि भाई शिक्षक को क्या करना चाहिए? बालक को समझने में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, उसका उपचार शिक्षण करने में, मापन और मूल्यांकन में। तो शिक्षा मनोविज्ञान की उपादेयता से अभिप्राय क्या होता है? उपादेयता का मतलब होता है कि पहले बालक को समझो, उसकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को समझो, कितना सीख रहा है, नहीं सीख रहा, फिर उसका उपचार करो, और नहीं सीख रहा है फिर उसका मूल्यांकन और मापन करो। मनोविज्ञान की शाखाएं, अब आप पढ़ने जा रहे हैं मनोविज्ञान की शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। ठीक है। मनोविज्ञान पहली शाखा है बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान में हम क्या करते हैं? इसमें बालक के शुरुआती विकास और व्यवहार के बारे में जानते हैं। दूसरा सामान्य मनोविज्ञान, सामान्य परिस्थितियों में होने वाले मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, सामान्य मनोविज्ञान। तीसरा है असामान्य मनोविज्ञान। सामान्य मनोविज्ञान जिसमें बाल आदमी है ना, सामान्य रूप से नहीं रहता है, वो कुछ ना कुछ ऐसे मेंटली या मानसिक विकारों से पीड़ित रहता है, उसको बोलते हैं असामान्य मनोविज्ञान। उसके बाद है समाज मनोविज्ञान। सामाजिक परिस्थितियों में जो आदमी व्यवहार दर्शा रहा है उसको समाज मनोविज्ञान। मानवीय मनोविज्ञान, मानवीय दृष्टिकोण से होने वाले मानव व्यवहार का अध्ययन होता है मानवीय मनोविज्ञान। ठीक है। तो सबसे पहली ब्रांच बाल मनोविज्ञान, दूसरी सामान्य मनोविज्ञान, तीसरी असामान्य मनोविज्ञान, चौथी समाज मनोविज्ञान, पांचवी मानवीय मनोविज्ञान, और छठी पढ़ रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान जिससे अगर बालक को पढ़ाया जाए और उसके कारण व्यवहार में जो व्यवहार का अध्ययन है वो क्या होता है? शिक्षा मनोविज्ञान। उसके बाद है किशोर मनोविज्ञान।
किशोर मनोविज्ञान में क्या होता है कि किशोरावस्था की विशेषताओं के व्यवहारों के बारे में अध्ययन किया जाता है। किशोर मनोविज्ञान। प्रौढ़ मनोविज्ञान, किशोरावस्था के बाद आदमी बूढ़ा हो जाता है तो उसका जो व्यवहार है उसके बारे में जो अध्ययन किया जाता है, प्रौढ़ मनोविज्ञान। उसके बाद अपराध मनोविज्ञान, एक अपराधी के व्यवहार को समझना अपराधी मनोविज्ञान कहलाता है। उसके बाद औद्योगिक मनोविज्ञान, औद्योगिक में मतलब एक जो मालिक होता है उसको, उसके बाद नीचे एम्प्लॉयमेंट कर्मचारियों के साथ जो व्यवहार दर्शा रहा है वो औद्योगिक मनोविज्ञान। उसके बाद व्यक्ति मनोविज्ञान, व्यक्ति में पाई जाने वाली अलग अलग तरह की भिन्नताएं होती हैं, व्यक्ति मनोविज्ञान कहलाएगा। उसके बाद पशु मनोविज्ञान, ऐसा मनोविज्ञान जहाँ पशुओं के समान व्यवहार को समझने का प्रयास किया जाता है, वो क्या होता है, पशु मनोविज्ञान होता है। ठीक है। उसके बाद पराम मनोविज्ञान, पराम मनोविज्ञान क्या होता है, किसी घटना या दुर्घटना में व्यवहार को पूर्ण आभास होना, वो क्या होता है, पराम मनोविज्ञान होता है। ठीक है। तो हमने देखा कि मनोविज्ञान की कुछ हमने ब्रांच शाखाएँ पढ़ी। पहली शाखा बाल मनोविज्ञान, दूसरी सामान्य मनोविज्ञान, तीसरी असामान्य मनोविज्ञान, चौथी समाज मनोविज्ञान, उसके बाद मानवीय मनोविज्ञान, उसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा के बाद किशोर मनोविज्ञान, उसके बाद प्रौढ़ मनोविज्ञान, प्रौढ़ के बाद अपराध मनोविज्ञान, अपराध के बाद औद्योगिक मनोविज्ञान के बाद व्यक्ति मनोविज्ञान के बाद पशु मनोविज्ञान के बाद परा मनोविज्ञान। ठीक है। अब बात करते हैं मनोविज्ञान के संप्रदाय। ये काफ़ी मुख्य इम्पोर्टेंट है, मनोविज्ञान के संप्रदाय। पहला है संरचनावादी संप्रदाय। संरचनावादी संप्रदाय दिया था विलियम वुंट ने। किसने दिया था, विलियम वुंट। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि संरचनावादी संप्रदाय के जनक कौन हैं, विलियम वुंट। ठीक है। संरचनावादी संप्रदाय के जनक कौन है, विलियम वुंट। विलियम वुंट हमने पढ़ा था ना, जो प्रयोगशाला सबसे पहली इसी बंदे ने स्थापित करी थी 1879 में, है ना। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक था विलियम वुंट। तो इसने कौन सा संप्रदाय दिया था, संरचनावादी संप्रदाय। दूसरे नंबर पर आता है प्रकार्यवाद संप्रदाय। प्रकार्यवाद संप्रदाय दिया था विलियम जेम्स ने। विलियम जेम्स, ठीक है, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक था विलियम जेम्स। तो इसने कौन सा संप्रदाय दिया था, प्रकार्यवाद संप्रदाय। संरचनावाद संप्रदाय किसने दिया था, विलियम वुंट ने। और दूसरा प्रकार्यवाद संप्रदाय दिया था विलियम जेम्स ने। इसके बाद मनोविश्लेषण संप्रदाय, मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया था, याद है, वो दिया था सिगमंड फ्रायड ने। तो मनोविश्लेषण संप्रदाय दिया था सिगमंड फ्रायड ने। मनोविश्लेषण संप्रदाय किसने दिया था, सिगमंड फ्रायड ने। उसके बाद व्यवहार संप्रदाय, व्यवहारवाद, बताओ व्यवहारवाद सिद्धांत किसने दिया था, जे.बी. वाटसन ने दिया था। तो व्यवहारवाद संप्रदाय किसने दिया, जे.बी. वाटसन ने। गेस्टाल्टवाद संप्रदाय मैक्स वर्दीमन ने दिया था। और इस संप्रदाय को आगे बढ़ाने का जो कार्य किया था आगे बढ़ाने का, वो किया था कॉहलर ने। कॉहलर बंदा था जिसने गेस्टाल्टवाद सिद्धांत को आगे बढ़ाया, लेकिन इसका जनक कौन था, मैक्स वर्दीमन। ठीक है। उसके बाद साचार्य संप्रदाय दिया था जॉन लॉक ने। किसने दिया था, जॉन लॉक ने। और जॉन लॉक ने क्या कहा था कि जो बालक का मस्तिष्क है ना, शुरुआत में वो कोरे कागज़ के समान होता है, याद हो तो, है ना। उसके बाद प्रेरकीय प्रयोजनवादी संप्रदाय के जनक कौन है, विलियम मैकडूगल। याद रहेगा, प्रेरकीय संप्रदाय मान लो या प्रयोजनवादी संप्रदाय मान लो, इसका जो जनक रहा है वो कौन है, विलियम मैकडूगल। ठीक है। इसके बाद पहला चैप्टर आपका समाप्त होता है। 38 मिनट की ये क्लास है। थैंक यू।